अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उस दिन हम शिकार के लिए आम रास्तों से हटकर एक ऐसे इलाके में जा रहे थे जो कटा फटा था और नीचे ऊंचे छोटे बड़े खड्ड भी थे और छोटे बड़े टीले भी हर तरफ खड़े थे। कोई 100 गज दूर भेड़िए नीचे से ऊपर आए और फिर नशेब के किनारे पर खड़े नीचे ही देखे जा रहे थे कि इतने में वो बिदक कर पीछे हटे। हमारे एक दोस्त ने कहा कि नीचे से कोई आदमी उन्हें पत्थर मारे जा रहा है, कहीं ये ना हो कि उस पर ये हमला ही कर दें। हम सब साथियों ने आपस में बात की और तेज तेज चल पड़े। जब हम पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा है और उसके करीब एक छुरी पड़ी है और एक आदमी उसके करीब मौजूद है और पत्थर फेंक फेंक कर भेड़ियों को खुद से और बच्चे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। भेड़िए इतने लोगों को देखकर भाग चुके थे। हमने उस आदमी से पूछा कि वो कौन है और ये बच्चा किसका है और इस तरह यहाँ क्यों लेटा हुआ है। उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर है और यहाँ से गुजर रहा था तो बच्चे की आवाज़ सुनकर जब यहाँ तक पहुँचा तो उसने देखा कि ऊपर टीले पर 2 भेड़िए खड़े बच्चे की तरफ देख रहे हैं और वो इस पर किसी भी लम्हे हमला कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई हथियार न था, सो मैंने इन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और इतने में अल्लाह ने आप लोगों को मेरी मदद के लिए भेज दिया। हमने स्कूल टीचर से पूछा कि उनका गांव कितनी दूर है। उसने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है। सो हम उसके साथ उसके गांव जा पहुँचे। गांव वालों ने उसके हाथों पर उठाया हुआ बच्चा देखा तो हर किसी ने पूछा कि ये किसका बच्चा है। उस शख्स ने गांव के नंबरदार को बुलाया और उसे बच्चा दिखाकर बताया कि ये उसे कहाँ से मिला है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे को तो लोगों ने बाद में देखा। वो लोग ज़्यादातर इस वजह से इकट्ठे हो गए थे कि एक शिकार पार्टी आई थी जिसमें 8-9 कुत्ते थे और हर कुत्ता आला नस्ल का था। नंबरदार के अलावा गांव के 3-4 बुजुर्ग और ऊंची हैसियत वाले 2-3 आदमी भी आ गए और बाहर चारपाइयाँ बिछाकर बैठ गए। हमें तो गांव वालों ने बड़ी इज्जत से बिठाया और हमारी खातिर मदारात करने को 2 आदमियों से कहा। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था और इस तरह रो रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी सांसें रुक जाएंगी। एक बुजुर्ग ने कहा कि बच्चे को औरतों के हवाले कर दो ताकि वो इसे दूध वगैरह पिलाएं। स्कूल टीचर ने इधर उधर देखा तो उसे अपनी बीवी नजर आ गई। उसने अपना बच्चा बीवी के हवाले करके कहा कि इसे दूध पिलाए। 2-3 और औरतें आ गईं और वो बच्चे को ले गईं। स्कूल टीचर ने सबको सुनाया कि बच्चा कहाँ पड़ा मिला है और ये छुरी बच्चे के पास पड़ी हुई मिली थी। सुनने वालों ने अपने कानों को हाथ लगाए और पास ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ किए और तौबा तौबा करने लगे। सबका यही ख्याल था कि ये नाजायज़ बच्चा है और इसे अपना गुनाह छुपाने के लिए वहाँ वीराने में फेंका गया है। स्कूल टीचर ने यह भी बताया कि 2 भेड़िए इस बच्चे को सूंघ रहे थे और उन्हें किस तरह पत्थर मार मार कर उसने भगाया था और फिर हमारे कुत्ते आ गए और भेड़िए भाग गए। उसने लोगों को ये भी बताया कि वो हमें इस गवाही के लिए साथ लाया है कि वाकई बच्चा फलां जगह पड़ा मिला है और भेड़ियों वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। एक बुजुर्ग ने कहा कि बच्चे को थाने ले चलो और थानेदार खुद तफ्तीश करके इस औरत को तलाश करेगा जिसने बच्चा पैदा करके वहाँ जा फेंका था। बुजुर्ग ने कहा कि ये एक तरह का कत्ल होगा। ये स्कूल टीचर न पहुँच जाता तो भेड़िए बच्चे को खा जाते। भेड़िए न खाते तो बच्चा भूख से बिलक बिलक कर खुद ही मर जाता। बच्चे को थाने न ले जाओ, स्कूल टीचर ने कहा। थानेदार का कोई भरोसा नहीं, वो बच्चे की मां तलाश और तफ्तीश से बचने के लिए बच्चे को कहीं फेंक देगा और बच्चा मर जाएगा। मास्टर जी कहते तो ठीक हैं, नंबरदार ने कहा। मैं इस थानेदार को अच्छी तरह जानता हूँ, आप लोग भी इसे जानते हैं। बड़ा ही बेरहम और जालिम आदमी है। एक और मोअज़्ज़िज़ आदमी बोल पड़ा। उसने कहा कि बच्चे को कौन संभालेगा? हमारे गांव में तो ऐसी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। उसने ये भी कहा कि नाजायज़ बच्चे को कोई शख्स गोद भी नहीं लेगा। मैं बच्चे को गोद लूँगा, स्कूल टीचर ने कहा। आप सब जानते हैं मैं बे औलाद हूँ और मुझे और मेरी बीवी को एक बच्चा पालने का बहुत शौक़ है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ने ये बच्चा मेरे लिए ही भेजा है। इसे खाने के लिए भेड़िए आए तो मैंने इन्हें वहाँ से भगा दिया, लेकिन भेड़िए फिर भी ऊपर जाकर नीचे ही देखते रहे। वहाँ से इन्हें भगाने के लिए खुदा ने इन लड़कों को भेज दिया और इनके कुत्तों ने भेड़ियों को बहुत ही दूर भगा दिया। इस मसले पर गांव के बड़े सुलह मशवरा करने लगे। गांव की मस्जिद का मौलवी भी आ गया था।
मौलवी ने ये कहकर इस मसले का हल पेश कर दिया कि असल गुनाहगार बच्चे की माँ और इसका बाप हैं। बच्चे का कोई गुनाह नहीं, ना इसे होश है कि ये भी इसको महसूस हो कि ये है कहाँ और इसे कहाँ फेंका गया था। मौलवी ने कहा कि इस बच्चे को मरने से बचाना और फिर इसे पालना और इसे बाइज्जत ज़िंदगी देना बहुत बड़ी नेकी है और सवाब का बहुत बड़ा काम है। आखिर सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि बच्चा स्कूल टीचर अपने घर रख ले। स्कूल टीचर बहुत खुश हुआ जैसे ये बच्चा अल्लाह ने उसी के लिए भेजा हो। कुछ देर बाद हम भी वहाँ से रुखसत हो आए। रास्ते में हम इसी मौजू पर बातें करते आए। ये तो एक मुअम्मा था ही कि ये बच्चा किसने फेंका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा टेढ़ा सवाल ये जहन में आ रहा था कि बच्चे के पास छुरी क्यों रखी गई थी। कोई जवाब नहीं मिलता था। गांव में जब बड़े इस मौजू पर अपनी राय दे रहे थे तो उन्होंने भी ये मुअम्मा हल करने की बहुत कोशिश की थी कि छुरी बच्चे के पास क्यों रखी गई थी। कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अपने गांव आकर हमने ये खबर सारे गांव में फैला दी और लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। ये वाक़या इनके लिए अजीब और नाकाबिले यकीन था। कई एक ने कहा कि ये क़यामत की निशानी है। लोगों ने अपने अपने जहन और सोच समझ के मुताबिक कहानियाँ घड़ लीं। फिर दिन गुजरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा हम सब के जहनों से उतर गया। अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर रही कि इस गांव की तरफ शिकार को जाएंगे और देखेंगे कि बच्चा किस हाल में है और क्या पता चला है कि बच्चे की माँ का सुराग मिला या नहीं। लेकिन वो गांव हमारे गांव से तकरीबन 8 मील दूर था और ऐसी जगह था जो हमारे शिकार के लिए बिल्कुल ही मौजूद नहीं थी। फिर भी 2-2.5 साल बाद हम वहाँ चले ही गए। मास्टर से मिले और उसने हमें वो बच्चा दिखाया। बच्चा अब चलता फिरता था और तोतली ज़बान में कोई कोई लफ्ज़ बोलता था। टीचर और उसकी बीवी को देखा कि वो बच्चे से बहुत ही प्यार करते थे। बच्चे की माँ का सुराग नहीं मिला था और ना ही किसी ने सुराग लगाने की कोशिश की थी। 12-13 साल गुजर गए और हम इस तवील अरसे में बच्चे को बिल्कुल ही भूल चुके थे। एक रोज़ मेरे वालिद और इनकी उम्र के ही 3-4 और आदमी जो अपने गांव के बुजुर्ग थे बाहर दरख्त के नीचे चारपाइयाँ बिछाए बैठे थे। मुझे मेरे वालिद ने घर से बुलाया। मैं गया तो इनके पास 12-13 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अपने शिकारी दोस्तों को बुला लाओ। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि ये लड़का इस गांव से आया है जिस गांव का एक आदमी 12-13 साल पहले एक नौज़ायदा बच्चे को ले गया था और तुम भी वहाँ गए थे। उन्होंने बताया कि ये लड़का कुछ ऐसी ही बात सुनाता है जैसे वो नौज़ायदा बच्चा यही था। इसकी पूरी बात सुनो और देखो कि ये वही तो नहीं। इस लड़के की आंखें बता रही थी कि रोता रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए खाना और पानी वहीं मंगवा लिया था। लड़के ने हमें पूरी बात सुनाई जो यूं थी कि वो गांव से भाग आया था और पैदल चलते चलते हमारे गांव तक पहुंचा तो इतना थक गया था कि यहीं रुक गया और उसने रोते हुए हमारे बुजुर्गों से कहा कि इसे यहीं रख लें और वो इनकी नौकरी करेगा और इसके एवज़ इसे 2 वक्त की रोटी दे दिया करें। उसने रोते हुए कहा कि वो शिकायत का कोई मौका नहीं देगा और जो भी इसे घर में रखेगा उसकी वो बहुत ही खिदमत करेगा। उसने इस गांव से भागने की वजह ये बताई कि होश संभालते ही गांव के बच्चों ने उसे कहना शुरू कर दिया कि वो हरामकारी की पैदावार है और इसे एक खट से उठाया गया है। लड़कों ने उसका मजाक बना लिया कि उसे ना अपनी माँ का पता है ना बाप का और फिर लड़कों ने उसे ये भी कहना शुरू कर दिया कि उसकी माँ ने किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए थे और उसके नतीजे में ये पैदा हुआ है। फिर लड़के ने साफ अल्फाज में बताया कि गांव में उसका नाम ही हरामी रख दिया गया था। उसने स्कूल टीचर और उसकी बीवी को ही अपना माँ बाप समझा था, लेकिन उसे पता चला कि ये उसके असल माँ बाप नहीं, तो इसे बहुत ही दुख हुआ। लड़कों ने उसे जब छेड़ना शुरू किया तो उसने स्कूल टीचर को बताया। स्कूल टीचर ने नंबरदार को और गांव के बड़ों को ये बात बताई। इन सब ने इस लड़के को छेड़ने वाले स्कूल टीचर ने नंबरदार को और गांव के बड़ों को ये बात बताई। इन सब ने इस लड़के को छेड़ने वाले लड़कों को बुलाया और बहुत गाली गलौज की और उन्हें मना किया, लेकिन लड़के बाज ना आए और इसे और ज़्यादा छेड़ने लगे। दरअसल ये राज छुपाया जा ही नहीं सकता था। सारे गांव ने देखा था कि स्कूल टीचर बच्चे को उठाकर ला रहा था और उसने सारे गांव को सुनाया था कि इसे ये बच्चा कहाँ से मिला था। स्कूल टीचर और उसकी बीवी ने बच्चे को कभी भी पता नहीं चलने दिया था कि वो इसके सगे माँ बाप नहीं, लेकिन गांव वालों ने इसे राज को राज न रहने दिया और फिर ये बात गांव के बच्चों के कानों तक पहुंच गई। लड़कों ने उसे यहाँ तक कहा कि इन्हें यह भी मालूम है कि इसे कहाँ से उठाया गया था। एक रोज़ लड़का 2 मील दूर इस जगह चला गया जहाँ से उसे उठाया गया था। वो वहाँ भी रोता रहा। मैंने उससे पूछा कि वो जगह कैसी है, ज़रा बयान करे। लड़के ने जो भी निशानियाँ बताईं वो बिल्कुल सही थीं। वही चौड़ा नशेब
और उसके दरमियान कुछ पानी और फिर फुलाही के दरख्त वगैरह वगैरह। इस लड़के ने 6-7 साल उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र तक गांव के लड़कों के ताने और मजाक बर्दाश्त किए और आखिरकार वो इनका आदी हो गया। लेकिन फिर एक और हादसा हो गया। स्कूल टीचर चंद दिन बीमार रहकर फौत हो गया। इसकी बीवी अकेली रह गई। स्कूल टीचर का कोई करीबी रिश्तेदार यानी कोई भाई या चचाजाद भाई नहीं था। वो अकेला था। उसकी बीवी के रिश्तेदार मौजूद थे लेकिन माँ बाप और भाई नहीं, बल्कि मामूजाद या खालाजाद थे। इस बेवा को किसी की मोहताजी नहीं थी। इनकी थोड़ी सी ज़मीन भी थी जो बटाई पर दे रखी थी। ज़मीन इतनी थी कि 2-3 बंदों को साल भर का आटा और दाने दे सकती थी। अलबत्ता स्कूल टीचर की जो तनख्वाह थी वो ख़त्म हो गई थी। 2-2.5 महीने ही गुजरे थे कि स्कूल टीचर की बीवी भी फौत हो गई। लड़का सियानी उम्र को पहुंच गया था। उसे मालूम था कि इन दोनों का कोई रिश्तेदार था या नहीं, और अगर कोई था तो वो कितनी दूर का रिश्तेदार था। लेकिन बीवी भी मर गई तो वो 2-3 रिश्तेदार जाग उठे और उन्होंने इनके मकान पर कब्जा कर लिया और फिर इनकी ज़मीन भी संभाल ली, और इस लड़के को उन्होंने घर का नौकर बना लिया। इस लड़के को स्कूल टीचर और उसकी बीवी ने बड़े प्यार से पाला और अपना बच्चा समझा था, लेकिन इसकी वो हैसियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और अब प्यार की बजाय उसे धुतकार और फिटकार मिलने लगी। स्कूल टीचर की बीवी के खालाजाद या मामूजाद भाई ने इनके घर में अपने मवेशी लाके बांध दिए और अपना सामान लाकर रख दिया और लड़के पर अब हुक्म चलाने लगा। लड़के ने ज़बानी कलामी फिटकार और गाली गलौज बर्दाश्त की, लेकिन जब इसकी मार पिटाई होना शुरू हो गई तो वह घर से निकल खड़ा हुआ। इस घर में तो वो शहजादा था। स्कूल टीचर या उसकी बीवी उसके साथ कभी गुस्से से बोले भी नहीं थे, लेकिन अब उसे मार पड़ने लगी और नंगी गालियां मिलने लगीं। वो बगैर सोचे घर से निकला कि जाएगा कहाँ। हमारे गांव तक पहुंचा, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे गई थीं। वो ज़रा सस्ताने के लिए रुका और जब देखा कि गांव के कुछ बुजुर्ग बाहर बैठे हैं तो उनके पास आ गया और उनके आगे रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। इसमें कोई शक रहा ही नहीं कि ये वही बच्चा है जो वीराने में पड़ा मिला था और उसे स्कूल टीचर ने पाला पोसा था। हमने उसकी तस्दीक कर दी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि हमारे बुजुर्ग उसे कहते कि लो बच्चे, ये रोटी खाओ, पानी पियो और चलते बनो। सिर्फ हमारे बुजुर्ग ही नहीं बल्कि वो ज़माना ही ऐसा था कि मुसीबत ज़दा को कोई भी तनहा नहीं छोड़ता था और कोशिश होती थी कि ऐसे मुसीबत से निजात दिलाई जाए, और अगर ये मुमकिन ना हो तो उसे कम से कम पनाह तो दे दी जाए। इस लड़के को गांव के बुजुर्गों में से एक ने अपने घर रख लिया। इसकी हैसियत तो वही रही, नौकर वाली ही, लेकिन इसे अब गालियां नहीं मिलती थी, ना उसे कोई बुरा भला कहा जाता था, न इस गांव में उसे किसी ने नाजायज़ बच्चा कहना था। हम सब दोस्तों ने आपस में तय कर लिया कि गांव में किसी को पता नहीं चलने देंगे कि इस बच्चे को माँ ने जनकर वीराने में फेंक दिया था और वहाँ एक आदमी इसे उठा ले गया और पाल पोस लिया था। बच्चे हमारे बुजुर्गों को सब कुछ बता ही चुका था, जिससे ये खतरा था कि ये बात ढकी छुपी नहीं रहेगी। हम दोस्तों ने यह भी तय कर लिया कि ऐसी कोई बात उठी तो हम इसकी तरदीद करेंगे और कहेंगे कि वो बच्चा जो हमने बाहर पड़ा देखा था 2-3 महीनों बाद मर गया था। मतलब ये कि हमने इस लड़के की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अपने ज़िम्मे ले लिया। एक तो हम देहाती थे और दूसरे नौजवान थे। हमारे दिमागों में अभी इतनी पुख्तगी नहीं आई थी कि समझ सकते कि कुदरत का ये क्या खेल है कि बच्चा किस तरह बचा और फिर किस तरह लड़कपन में आकर बेघर और बेठिकाना हो गया। मेरे वालिद कहते थे कि इस बच्चे को इसकी माँ के गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मैं किसी नतीजे पर ना उस वक्त पहुँच सका था, ना आज कुछ समझ आती है कि ये सब क्या है। अलबत्ता एक ख्याल आता है और मैं अपनी महदूद अकल में इसी को सही समझता हूँ कि कुदरत बाज़ औक़ात कोई ऐसा मुज़ाहरा कर देती है जिस तक किसी आम इंसान की अकल नहीं पहुँच सकती। मैंने किसी जगह एक बड़े साइंसदान के अल्फाज पढ़े थे कि इंसान ने चांद सितारों की दुनिया को खोज डाला है और अब कायनात के मज़ीद भेद खोलने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन कभी कुदरत ऐसा करिश्मा दिखा देती है कि बड़े बड़े साइंसदान चकरा जाते हैं। कुछ ऐसा ही करिश्मा ये था। अब मैं आपको एक नहायत ही अहम वाक़या सुनाता हूँ। लड़के को हमारे गांव में आए 1 साल हो गया था। जिस घर में वो मुलाजिम था, इस घर में उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक होता था। मैं और मेरे दोस्त तो उसके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते ही थे। हमने देखा कि लड़का कमअक़ल या बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि अक़ल और होशमंदी की बातें करता था। उसका एक अहम वाक़या सुनाता हूँ। आपने महसूस किया होगा कि मैं उस लड़के का नाम नहीं लिख रहा, यह मैं किसी मसलहत के पेश नज़र नहीं लिख रहा, उसे लड़का ही कहूँगा। वाक़या ये हुआ कि एक रोज़ दोपहर के वक्त में इस लड़के को एक आदमी कंधे पर उठाकर गांव में लाया।
वो घर वालों के साथ खेतों में कोई काम कर रहा था। साथ 2 और आदमी भी थे। पता चला कि लड़के को सांप ने डस लिया है। एक आदमी ने अक्लमंदी ये की थी कि लड़के के टखने से जरा ऊपर एक रस्सी के 3-4 बल देकर और कसकर रस्सी बांध दी थी ताकि जहर ऊपर न चढ़े। हमारे गांव में एक हिंदू हकीम था, उसके पास ले गए। उसने उस जगह एक दवाई लगा तो दी, लेकिन उसने एक हकीम का नाम लेकर कहा कि इसे फौरन उसके पास पहुंचा दो। इस हकीम के पास कोई ज़ूद असर दवाई थी। फौरन एक घोड़ी लेकर आया एक आदमी, इस पर सवार हुआ और लड़के को उसके आगे बिठा दिया गया। वो हकीम तकरीबन 2 मील दूर एक गांव में रहता था। मैं और मेरे 3 दोस्त भी साथ चल पड़े। हमें इस लड़के के साथ जज्बाती वाबस्तगी पैदा हो गई थी। वो हकीम घर मिल गया। इस हकीम ने पहले तो एक दवाई लड़के को पिलाई, फिर जख्म से वो दवाई धो डाली जो हमारे गांव के हकीम ने लगाई थी, और जहां उसे काटा था वहां इस हकीम ने चाकू से 2 कट दिए और खून निकालने लगा। खून खासा निकल गया तो हकीम ने इस पर कोई सफूफ डाला और फिर कोई दवाई डाली और पट्टी बांध दी। उसने कहा कि ये सांप इतना जहरीला नहीं था कि लड़का फौरन मर जाता। हाँ, अगर 1 घंटा और उसका इलाज न होता तो फिर लड़के का जिंदा रहना नामुमकिन था। दवाई जो लड़के ने पी थी और जो दवाइयाँ जख्म पर लगाई गई थीं, उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और लड़के की हालत संभलने लगी। हकीम को कुछ पैसे देकर हम सब वापस आ गए। अब हमने पूछा कि उसने सांप ने तुम्हें किस तरह डसा था। मालूम हुआ कि गांव की एक जवान औरत ने अपने 5-6 माह के बच्चे को एक दरख्त के नीचे कपड़ा बिछाकर लिटा दिया था। ये कोई गलत या अजीब हरकत नहीं थी। देहात में अक्सर औरतें दूध पीते बच्चों को खेतों में साथ उठा ले जाती हैं और दूध पिलाकर सुला देती हैं और वहीं कहीं कपड़ा बिछाकर ज़मीन पर लिटा भी देती हैं। ये लड़का गांव करीब ही कहीं काम कर रहा था। उसकी नज़र वैसे ही बच्चे की तरफ गई तो देखा कि एक 2.5-3 फीट लंबा सांप आहिस्ता आहिस्ता सोए हुए बच्चे की तरफ जा रहा था। मार्च के महीने के आखिरी दिन थे। हमारे इलाकों में इन दिनों भी सर्दी हुआ करती थी। सांप का जहर शदीद गर्मी के मौसम में जोबन पर होता है और सर्दियों में जहर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इस लड़के ने ये तो देखा ही नहीं, शायद वो जानता भी नहीं था कि सांप में जहर कमज़ोर है या ताकतवर। उसकी नज़र में वो सिर्फ एक सांप था जिसके काटने से आदमी मर जाता है। उसने देखा कि सांप और सोए हुए बच्चे में 1-2 कदमों का फासला रह गया था तो लड़का बंदूक से निकली हुई गोली की तरह दौड़ा और 2-3 कदम दूर से जस्त लगाई और उसका एक पाँव उसके सांप के जिस्म पर पड़ा। उसका सर कुचल जाए तो वो मर जाता है, लेकिन इस लड़के का पाँव उसके सर से तकरीबन 1 फीट दूर उसके जिस्म पर पड़ा। लड़के ने ये पाँव इस तरह दबाया और मसला कि सांप ने मुंह बड़ी तेजी से पीछे की तरफ करके लड़के के दूसरे पाँव में दांत गाड़ दिए और अपना जहर उसमें दाखिल कर दिया। लड़के ने परवाह न की और जो पाँव उसने उसके जिस्म पर रखा था वही तेजी से उठाकर उसके सर पर रख दिया और इतनी जोर से मसला कि सांप का सर कुचला और मसला गया, लेकिन वो अपना जहर लड़के के जिस्म में दाखिल कर चुका था। 2 आदमियों ने देख लिया था। उन्होंने शोर मचाया और दौड़ते पहुंचे। खेतों में काम करते दूसरे आदमी भी आ गए। 3-4 औरतें भी थीं, जिनमें इस बच्चे की माँ भी थी। उसने अपने सोए हुए बच्चे को देखा और एक ही कदम दूर मरे हुए सांप को देखा, और जब उसे पता चला कि उसके बच्चे को इस लड़के ने बचाया है तो उसने लड़के को अपने बाजुओं में लेके गले लगाया और बेतरह उसका मुंह चूमने लगी। एक आदमी ने आगे बढ़कर लड़के को इस औरत के बाजुओं से खींचा और कहा कि इसे फौरन हकीम के पास ले चलते हैं। एक अकल वाले आदमी ने लड़के के टखने के जरा ऊपर कसकर रस्सी बांधी और लड़के को गाँव ले आए। ये अल्लाह का खास करम था कि लड़का जिंदा और सलामत बच गया, लेकिन गांव का तो वो हीरो बन गया। हम दोस्तों ने आपस में बातें की तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि इसे एक आदमी ने मौत के मुंह से उठाकर जिंदगी दी थी और अब इस लड़के ने इस बच्चे को जिंदगी दी है। लड़का 3-4 दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गया। जहर खून में शामिल नहीं हुआ था और जख्म भी सिल गया था। अब कुदरत का एक और मज़ाहिरा या करिश्मा देखें, जिसे मैं यूं बयान करूंगा कि अल्लाह ने कुरान में ये जो फरमाया है कि अल्लाह की गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है। ये वाक़या जो मैं सुनाने लगा हूँ अल्लाह के इस फरमान की अमली तफसीर है। 1 साल और गुजर चुका था। एक रोज़ हमारे इलाके का थानेदार घोड़ी पर सवार होकर हमारे गांव के करीब से गुजरता हुआ रुक गया और उसके साथ एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल थे। किसी गांव के 3 और अफराद भी उसके साथ थे। थानेदार हमारे गांव में खाने पीने और सस्ताने के लिए रुका था। नंबरदार, सीलदार और चौकीदार वगैरह थानेदार को आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता समझा करते थे। इनमें भगदड़ मच गई। फौरन चारपाइयाँ एक दरख्त के नीचे पिच गईं, कुर्सियाँ भी आ गईं और थानेदार की खातिर व मदारात के बंदोबस्त होने लगे। थानेदार ने कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं,
इन आदमियों को जो उसके साथ थे पानी पिला दिया जाए। थानेदार खुद तो घोड़ी पर सवार था और बाकी आदमी उसके साथ पैदल जा रहे थे। इन्हें बिठाया गया और इनसे पता चला कि 3 मील दूर एक गांव के एक आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और ये पुलिस पार्टी वहां जा रही थी। इनसे ये पता न चल सका कि खामिद ने बीवी को क्यों कत्ल किया है। इन सबको पानी पिलाया गया। ये सब हमारे गांव से रुखसत हो गए। हमारा गांव रास्ते में पड़ता था। ये सुबह का वक्त था। दोपहर के वक्त कुछ आदमी एक चारपाई उठाए हमारे गांव से गुजरते हुए रुक गए। चारपाई पर इस औरत की लाश थी जिसे खामिद ने कत्ल किया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। इन आदमियों ने चूंकि चारपाइयां कंधों पर उठा रखी थीं और रास्ता लंबा था, इसलिए पानी पीने और सस्ताने को रुक गए थे। मुझे आज भी लाश का चेहरा याद है। हमने लाश के चेहरे से चादर हटाई तो चेहरे का जैसे कीमा बना हुआ था। कातिल खामिद ने चेहरे पर कुल्हाड़ियां मार मार कर हड्डियां चूर चूर कर दी थीं। हमने इन आदमियों से पूछा कि कत्ल की वजह क्या थी। उन्होंने इतना ही बताया कि ये औरत बदचलन थी और इसका खामिद कुछ अरसे से किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि सर से पांव तक मोटी मोटी फुंसियां निकली हुई हैं और जितना भी वो इलाज कराता है ये फुंसियां उतनी ही खराब होती चली जा रही हैं। इन आदमियों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि मियाँ बीवी में कत्ल से पहले क्या बात हुई या क्या तकरार हुई कि खामिद ने उसे कत्ल कर दिया। ये वजह बिल्कुल साफ और सही थी कि यह औरत खामिद के हाथों बदचलनी की पादाश में कत्ल हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि ये औरत तो गांव में फहाशा बनी हुई थी और ये कोई मामूली बदचलन औरत नहीं थी। इसे हम कत्ल का एक आम केस समझते रहे। बदचलनी की वजह से किसी औरत का और उसके आशना का कत्ल हो जाना कोई अजीब वारदात नहीं थी। 2 दिन गुजर गया और रात भी गुजर गई। अगले रोज 10-11 बजे के दरमियान, जिस देहात में रोटी का वक्त कहा जाता है, थानेदार वारदात वाले गांव से वापस आते हुए फिर हमारे गांव में रुक गया। औरत की लाश पोस्टमार्टम के बाद गुज़िश्ता रात वापस गांव ले जाई गई थी। थानेदार के साथ अपने पुलिस के वही आदमी थे। इस गांव का नंबरदार था और 3-4 और आदमी थे और एक गधी पर एक आदमी सवार था जिसने सर पर इस तरह चादर ले रखी थी कि इसका चेहरा भी इसमें ढका हुआ था। इसे हथकड़ी लगी हुई थी और यह हथकड़ी एक कांस्टेबल ने पकड़ रखी थी जो उसके साथ पैदल चल रहा था। थानेदार वहीं आकर रुक गया जहां बड़े दरख्त के नीचे चारपाइयां पड़ी थीं। हथकड़ी में बंधे हुए आदमी को गधी पर ही बैठे रहने को कहा। सारा गांव इकट्ठा हो गया। थानेदार ने हमारे गांव के नंबरदार को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। नंबरदार ने थानेदार से कहा कि वो इसके घर चले, लेकिन थानेदार ने वहीं बैठना पसंद किया। बाद में हमें पता चला था कि थानेदार ने नंबरदार से कहा था कि इसके लिए और इसके साथ के आदमियों के लिए खाने का बंदोबस्त करे। नंबरदार ये बंदोबस्त करने के लिए चला गया। थानेदार और उसके साथ के हर आदमी को पानी पिलाया गया, लेकिन थानेदार ने गधी पर बैठे हुए आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि इसे मिट्टी के प्याले में पानी देना और फिर वो प्याला तोड़ देना। ये तो हम पहले सुन चुके थे कि शख्स के सारे जिस्म पर फुंसियां निकली हुई हैं। थानेदार ने एक ऐसी बात कही जो आजकल कोई थानेदार सोच भी नहीं सकता, ना ऐसी बात कहने की ज़रूरत महसूस करता है। आजकल के थानेदार तो चाहते हैं कि लोग जुर्म करते रहें, एक दूसरे का खून बहाते रहें और ये केस थाने में आते रहें और मुकमुका होता रहे और थानेदार के घर में घड़े नोटों से भरते रहें। ये थानेदार जो हमारे गांव में बैठा हुआ था, जालिम और जाबिर थानेदार मशहूर था। उसका काम था मुजरिमों को पकड़ना और सज़ा दिलवाना, लेकिन उसने जहन में ये रखा कि लोगों को जुराइम के इर्तिकाब से भी डराया जाए। उसने इर्द गिर्द देखा, गांव के लोग ज़रा पीछे हटकर तमाशा देख रहे थे। थानेदार ने सबसे कहा कि उसके करीब आ जाएं और बैठ जाएं। लोग आगे आ गए, कुछ चारपाइयों पर बैठ गए और कुछ ज़मीन पर ही बैठे और थानेदार की तरफ देखने लगे। थानेदार ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम सब लोग। थानेदार ने कहा, कानून से डरो या न डरो, इस कानून से बाज़ औक़ात मुजरिम और कातिल भी बच जाते हैं, लेकिन एक कानून और भी है जिससे कोई नहीं बच सकता और ये अल्लाह का कानून है। इस कानून की पकड़ में देर हो सकती है, लेकिन पकड़ आखिर होती ही होती है और अल्लाह का ये कानून इस दुनिया में ही सज़ा देता है। मैं तुम्हें इस मुल्ज़िम की ज़बानी इसका इकबाली बयान सुनवाऊँगा। ये सुनो और तौबा करो। ये गलती दिलों से निकाल दो कि तुमने चोरी छुपे जुर्म किया है और अंग्रेज़ का कानून तुम्हें नहीं पकड़ सकता, तो तुम आज़ादी से फिरते रहोगे। जल्दी या कुछ देर बाद ही तुम अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आओगे और यही दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। थानेदार ने गधी पर बैठे हुए मुल्ज़िम से कहा कि वो अपना चेहरा नंगा करके बुलंद आवाज़ में
लोगों को अपना पूरा बयान सुनाए जो उसने गांव में थानेदार को दिया था। हथकड़ी में बंधा हुआ मुलजिम थोड़ी देर चुप रहा और उसने अपना चेहरा बेनकाब न किया। थानेदार ने गर्ज कर उसे गाली दी और कहा कि जैसा उसने कहा है वैसा करे। मुलजिम के साथ खड़े कांस्टेबल ने, जिसने उसकी हथकड़ी पकड़ी हुई थी, उसके चेहरे से चादर हटा दी और बड़े गुस्से से उसे कहा कि खान साहब के हुक्म की तामील करो। हमने इस मुलजिम का चेहरा देखा तो दिल में कराहत भी आई और खौफ भी। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने महसूस किया जैसे इस शख्स के जिस्म की बदबू मेरी नाक में दाखिल हो रही है। दोनों गालों पर मोटी मोटी फुंसियाँ थीं जो ऊपर से सफ़ेद थीं। ये सफ़ेदी पीप की थी। एक फुंसी उसके नीचे वाले होंठ के साथ थी, जिससे होंठ बेहद भद्दा और मकरू शक्ल इख्तियार कर गया था। थानेदार ने कहा कि इसके सारे जिस्म पर ऐसी ही फुंसियाँ निकली हुई हैं। थानेदार के एक बार फिर कहने पर वो बोला, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी थी। थानेदार ने एक ही सांस में 3-4 गालियाँ देकर कहा कि वो बुलंद आवाज़ से बोले ताकि हर आदमी के कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचे। उसका जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि बुलंद आवाज़ से बोलने के लिए खासा ज़ोर लगाना पड़ता था। वो बुलंद आवाज़ में बोलता गया और कभी कभी सांस लेने के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जाता था। उसने खासी देर लगाकर जो बयान दिया वो मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। कत्ल के इस मुलजिम ने कहा कि अल्लाह ताला ने, मुलजिम की उम्र 30 साल हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे कोई बच्चा या बच्ची नहीं दिया था। शादी को 8 साल गुजर गए थे। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में अक्सर तालीम याफ्ता खामिंद भी जो है अपनी बीवियों का मुआयना कराते हैं, लेकिन उस दौर में पसमानदगी का दौर था और ये लोग देहाती थे। उन्होंने मेडिकल टेस्ट वगैरह की सोची ही नहीं। अज़दवाजी ज़िंदगी के 5 साल गुजर गए तो मुलजिम और उसकी बीवी पीरों के कदमों में सजदे करने के लिए चल पड़े। फिर जिस किसी ने कोई खानका या कोई मज़ार बताया वहाँ जा पहुँचे, नज़र न्याज दी और औलाद के लिए दुआएं करते रहे। किसी ने कोई शादी बताया या किसी आमिल का पता दिया तो वो ख्वाह कितना ही दूर क्यों ना हो, ये दोनों जा पहुँचे और अपनी मुराद पेश की। लेकिन हर जगह से इन्हें मायूसी हुई। इन पीरों और आमिलों ने और मज़ारों और खानकाहों ने और मुजाविरों ने इन्हें पूरा यकीन दिलाया कि इनकी गोद ज़रूर हरी होगी। ऐसी ही बातें पीरों और आमिलों वगैरह ने भी इन्हें सुनाई कि इनके आस्थाने से कभी कोई खाली नहीं गया। देर हो सकती है लेकिन मुराद ज़रूर पूरी होगी। इस तरह ये मुलजिम इन मुजाविरों और पीरों वगैरह के हाथों लुटता रहा और इसकी उम्र 30 साल के करीब पहुँच गई। आखिर इसे किसी ने एक ऐसे आमिल का अता पता दिया जिसके मुतालिक मशहूर था कि उसके हाथ में ऐसा इल्म है जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। वो गांव खासा दूर था। मुलजिम अपनी बीवी को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। इस आमिल ने भी इनके साथ वैसी ही सब्ज बाग जैसी बातें की जैसी पहले ये दूसरे आमिलों वगैरह से सुन चुके थे। इस आमिल ने ये अमल बताया कि एक बच्चा चाहिए जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हो। अगर उम्र 6-7 दिन हो गई तो फिर ये बेकार होगा। अमल ये था कि मुलजिम की बीवी या मुलजिम खुद नौज़ायदा बच्चा उठाए और एक ख़ास जगह ले जाकर उस बच्चे की शहरक पर छुरी फेर दे। खून का चुल्लू भरकर बीवी पी जाए और फिर यही खून अपने जिस्म पर लगाए। यह खून खामिद भी अपने जिस्म पर लगाना था और फिर नौज़ायदा बच्चे के खून का एक घूंट पीना भी था। आमिल ने इन्हें यकीन दिलाया कि आज तक ये अमल नाकाम नहीं हुआ और 15 ही दिनों बाद मुराद पूरी होने के आसार साफ नज़र आ जाएंगे। मियाँ बीवी अमल करने के लिए तैयार हो गए। आमिल ने जितने पैसे मांगे वो उन्होंने दे दिए और ये वापस अपने गांव आ गए। मुलजिम की बीवी ने यह अमल बखुशी इसलिए कबूल कर लिया था कि उसे मालूम था कि गांव में एक औरत का बच्चा पैदा होने वाला है और वो इस बच्चे को उड़ाकर ले आएगी। वापस अपने गांव आते हुए बीवी ने अपने खामिद को ये बात बताई तो वो तैयार हो गया और उसने बीवी की हौसला अफजाई की कि वो इस बच्चे को पैदा होते ही उठा ले। हमारी मौजूदा दौर में पैदा होने वाली और जवान होने वाली नस्ल शायद यकीन न करे कि इस मियाँ बीवी ने इतना खौफनाक अमल करना कबूल कर लिया था। देहात में बे औलाद जोड़े इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अमल कर गुजरते हैं। मसलन एक अमल यह है कि कोई जवान आदमी फौत हो जाए और जिस रोज़ इसे फौत किया जाए इसी रात कोई बे औलाद औरत उसकी कब्र पर उसके ऊपर बैठकर नहाए तो लाजमन औलाद होगी। एक अमल यह भी था कि नौज़ायदा बच्चा खा किसी का भी हो उसका गला घोट दो और एक टोकरा उसके ऊपर औंधा रख दो और बे औलाद औरत इस टोकरे पर बैठ कर नहाए तो इसे भी औलाद मिल जाएगी। यकीन करें कि हमारे वक्तों में बाज़ औरतों ने यह अमल किया भी है। एक औरत पकड़ी गई थी और उसे नौज़ायदा बच्चे के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद सज़ा हुई थी। इस मुलजिम और उसकी बीवी को औलाद की ख्वाहिश ने ऐसी ज़हनी हालत तक पहुँचा दिया था
जहां ये हर खतरे को भूल गए थे और हर खतरा मोल लेने को तैयार थे। बीवी को तो ममता का जज्बा बेहाल कर रहा था, लेकिन खामिन इस बात में अपनी तौहीन समझता था कि कोई उससे ये कहे कि ये शख्स औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं। ये दरअसल पागलपन की कैफियत होती है जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है। फिर यूं हुआ कि 15-20 दिनों बाद गांव की इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके मुतालिक उसने खामिन से कहा था कि इसका बच्चा पैदा होने ही वाला है। मुलजिम की बीवी ने बड़ी उस्तादी और दिलेरी से तीसरे दिन ये बच्चा उठा लिया। मुलजिम ने अपने बयान में यही बताया कि इसकी बीवी ने बड़ी उस्तादी और दिलेरी से बच्चा उठा लिया था, लेकिन उठाने का पूरा तरीका बयान न किया। सिर्फ ये बताया कि उसकी बीवी ने रात के वक्त बच्चा उठाया था। वो अक्टूबर का महीना था जब लोग सहन में और बरामदों में सोते थे। औरत जब बच्चा उठाने गई तो ये खामिंद उस घर के बाहर खड़ा था। बच्चे की माँ को पता ही न चला। देहात के कच्चे मकानों में ऐसी वारदातें किसी के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अब ये जहन में रखें कि मैंने कहा है कि बच्चे को रात के वक्त उठाया गया, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये वारदात आधी रात के वक्त या उससे बात की गई जब लोग गहरी नींद सो जाते हैं। देहात में आज भी लोग शाम का खाना खाकर थोड़ी ही देर बाद सो जाते हैं और इनके थके हारे लोग बेहोशी की नींद सोते हैं। हमारे वक्तों में तो रात 9 बजे को आधी रात कहा जाता था। ये अमल बताने वाले आमिल ने उन्हें एक खास जगह बताई थी जहां बच्चे को ले जाकर उसकी शहरक पर छुरी फेरनी थी। उसने कहा था कि जगह ज़रा गहराई में हो, उसके पास कुछ पानी हो, वहाँ फुलाई या कीकर के 2-4 दरख्त हों और बच्चे को वो 2 दरख्तों के दरमियान लिटाकर उसकी शहरक काटे। एक रोज़ मुलजिम फिर आमिर के पास चला गया था और आमिर ने कुछ और पैसे लेकर और मुलजिम के साथ जाकर ये जगह मुंतखब की थी जहाँ हमने नौज़ायदा बच्चे को पड़े हुए देखा था। मुलजिम ने घर जाकर छुरी उठाई और दोनों गांव से निकल गए। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो रात ही रात ये अमल करके वापस आ जाएंगे। वो जगह इनके गांव से खासी दूर थी। दोनों बच्चों को उठाए और बहुत तेज़ चलते हुए इस जगह पहुंच गए। उन्होंने बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया और मुलजिम ने उसकी शहरक काटने के लिए छुरी हाथ में ली, लेकिन नशेब के ऊपर किसी की बातों की आवाज़ें आने लगीं। यूँ मालूम होता था कि 2-3 आदमी हैं और इस नशेबी जगह में से गुजरेंगे। आवाज़ें करीब आ रही थीं। मुलजिम ने अपना बयान में कहा कि जब उसने अपने हाथ में छुरी सीधी की थी तो उसके दिल पर अजीब सा खौफ आ गया और उसके साथ ही ऊपर बातों की आवाज़ें आईं तो उसका हौसला ही टूट गया। उसने छुरी बच्चे के करीब रख दी और बीवी से कहा कि यहाँ से गायब हो चलो, कोई आ रहा है। दोनों वहाँ से खिसकने लगे और एक और तरफ जाकर नशेब की ढलान चढ़े और ऊपर जाकर बैठ गए। उन्होंने ये न देखा कि जो बातें करते जा रहे हैं वो नशेब में से गुजर रहे हैं। मुलजिम के दिल पर खौफ की गिरफ्त और मजबूत हो गई और वो बीवी को साथ लेकर अपने गांव को चल पड़ा। वो गांव में दाखिल हुए तो वहाँ शोर सा सुनाई दे रहा था और शोर ये था कि फलां औरत का बच्चा जो एक रोज़ पहले पैदा हुआ था गायब हो गया है। लोग जाग जाग कर उस औरत के घर इकट्ठा हो रहे थे। इस मियाँ बीवी को चुपके से अपने घर में दाखिल होने का ऐसा मौका मिला कि कोई उन्हें देख ही न सका और वो बच्चे को वहीं फेंक आए थे। मुलजिम ने सुनाया कि बच्चे की माँ दिन रात चीख चीख कर रोती और बच्चे उठाने वाले को बद्दुआएं देती थी, जिसका मुलजिम के दिल पर बहुत बुरा असर होता था। मुलजिम ने इस तरह अपने जुर्म का पूरा वाक़या सुना दिया और इसके बाद उसने अपने जज्बात का इजहार किया जो हम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं था। बच्चे की माँ ने चंद महीने रोकर सब्र कर लिया और उसकी चीखो पुकार बंद हो गई। गांव में सिर्फ ये मुलजिम था और इसकी बीवी जानते थे कि बच्चा कहाँ गया। मुलजिम का गांव इस जगह से बहुत दूर था जहां वो बच्चे को ले गया और वहीं फेंक आया था। 2-3 मरतबा इसे ख्याल आया कि वहां जाकर देखे कि बच्चे का अंजाम क्या हुआ था, लेकिन इसे इतनी जुर्रत न हुई। बच्चा जिंदा सलामत जिस गांव पहुंच गया था वो गांव मुलजिम के गांव से बहुत दूर था और आम रास्ते से हटकर था, इसलिए मुलजिम के गांव वालों को पता ही न चला कि बच्चा फला गांव में जिंदा सलामत है। फिर मुलजिम ने बताया कि इस वाक़ये को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके सारे जिस्म पर खारिश होने लगी। इब्तिदा में तो वो खुजलाकर मुतमईन हो जाता, लेकिन उसके जिस्म पर कहीं कहीं दाने निकलने लगे और फिर ये दाने फुंसियों की सूरत इख्तियार करते चले गए। इन फुंसियों में से पीप निकलती थी और फुंसियाँ ठीक होने की बजाय फैलती जा रही थीं। मुलजिम ने बहुत इलाज करवाए, टोने टोटके भी किए, लेकिन उसका मर्ज बढ़ता गया। इसके साथ ही उसकी बीवी उसके काबू से निकलने लगी। बीवी का रवैया ऐसा बदला जैसे उसके दिल में मुलजिम की नफ़रत पैदा हो गई हो, और नफ़रत तो पैदा होनी ही थी। उसके जिस्म से ऐसी बुरी बदबू आती थी जो शायद कोई जानवर भी बर्दाश्त न कर सकता। मुलजिम को 1-2 करीबी रिश्तेदारों और एक बड़े ही गहरे दोस्त ने कहा कि वो अपनी बीवी को काबू में रखे,
क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला आवारा होती जा रही है। मुलजिम को पहले ही शक था कि बीवी उसे धोखा दे रही है। वो दिन के वक्त ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। एक बार उसने रात के वक्त भी बीवी को बिस्तर से गायब देखा, लेकिन फौरन ही वो आ गई और उसने कहा कि वो कुदरती हाजत के लिए खेत में चली गई थी। मुलजिम ने बीवी को शराफत से समझाने की कोशिश की, लेकिन बीवी ने उसे बड़ी बेरुखी से टाल दिया और कहा कि आइंदा उसने उसके चाल चलन पर शक किया तो वो उसको छोड़कर इस हाल में कहीं चली जाएगी। मुलजिम में बेबसी का एहसास पैदा हो गया जो उसे बहुत अजियत पहुंचाता था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी बीवी के चाल चलन की बातें मुलजिम के कानों तक पहले से ज़्यादा पहुंचने लगीं। आखिरकार एक रात मुलजिम की आंख खुली तो बीवी फिर बिस्तर पर नहीं थी। वो उसका इंतज़ार करने लगा। बीवी कमोबेश 1 घंटे बाद आई। मुलजिम ने उसे बुरा भला कहा और ये धमकी दी कि आइंदा उसने शाम के बाद घर से बाहर कदम रखा तो वो उसकी टांगें तोड़ देगा। बीवी ने उसके जवाब में उसे बड़ी सख्त बातें कहीं और इतना कुछ कहा कि मुलजिम के दिमाग में ऐसा ज़लज़ला आया कि सब कुछ तहोबाला हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बीवी जो पीठ के बल लेटी हुई थी उसके चेहरे पर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का वार किया। बीवी तड़पी और मुलजिम ने बड़ी तेज़ी से उसके चेहरे पर ही कुल्हाड़ी का दूसरा वार किया। इसके बाद उसे खुद भी याद नहीं कि उसने बीवी के चेहरे पर कितनी बार कुल्हाड़ी मारी और आखिरी बार उसके सीने पर किया। बीवी ज़रा सा देर के लिए तड़पी और फिर उसका सारा जिस्म साकित हो गया। मुलजिम ने जाकर नंबरदार को जगाया और उसे अपने घर ले जाकर बीवी की लाश दिखाई और बताया कि उसने कत्ल किया है और कत्ल की वजह भी बताई। नंबरदार इस वजह से पहले ही वाकिफ था। चाहिए तो ये था कि नंबरदार मुलजिम को इसी वक्त साथ लेकर थाने चला जाता, लेकिन मालूम नहीं उसने ऐसा क्यों किया कि चौकीदार को मुलजिम के घर बिठाकर नंबरदार अकेला थाने गया और रिपोर्ट दी। शायद ये उसकी कोई सियासी चाल होगी या वो अपने नंबर बनाना चाहता होगा। थानेदार अगली सुबह बहुत सवेरे बकुआ वाले गांव की तरफ चल पड़ा और मैं पहले बयान कर चुका हूं कि थानेदार इधर जाते हुए हमारे गांव में रुका था। सुन लिया तुम लोगों ने? मुलजिम का बयान ख़त्म होने के बाद थानेदार ने हमारे गांव के लोगों से कहा, इस बच्चे का कुछ पता नहीं चला जो 15-16 साल पहले इस मुलजिम और इसकी बीवी ने इसकी माँ के घर से अगवा किया था। और मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि इस मुलजिम को न फांसी की सज़ा होगी न उम्र कैद की। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 साल सज़ा होगी और शायद ये भी ना हो। इसकी वजह यह है कि सारा गांव गवाही देगा कि इस बीमारी से मजबूर हो गया था और इसकी बीवी सख्त बदचलन हो गई थी। लेकिन इसकी हालत देखकर क्या तुम नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी सज़ा है जो इसे मिली है? इससे पूछो, ये मरने की दुआएं मांगता रहता है लेकिन इसे मौत नहीं आती और ये जहन्नम में पड़ा गल सड़ रहा है। और इसकी बीवी को जो अल्लाह ने सज़ा दी वो भी देखो, एक इज़्ज़तदार घराने की औरत होकर इतनी ज़्यादा बदचलन हुई कि गांव के आदमियों औरतों में बदनाम हो गई। ये इतनी बड़ी शर्मनाक सज़ा है जो पूरे ख़ानदान को मिलती है। आखिर ये औरत इस तरह कत्ल हुई कि इसका चेहरा मस्ख हो गया। मैंने तुम लोगों को इसकी ज़बानी ये बयान इसलिए सुनवाया है कि अल्लाह की लाठी से डरो। अल्लाह का कानून ज़रूर ही हरकत में आता है। एक दूसरे की दुश्मनी दिलों से निकाल दो और इस्लाम के सच्चे रास्ते पर आ जाओ। ये अलग बात है कि लोग एक दूसरे की ख़ानदानी दुश्मनियाँ दिलों से निकालने को बुज़दिली समझते हैं, लेकिन थानेदार ने बड़ा सही रोल अदा किया था। जनाब खान साहब, हमारे गांव के एक मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग ने कहा, अगर हम आपकी खिदमत में वो बच्चा पेश कर दें जिसे मुलजिम और उसकी बीवी ने माँ की गोद से चोरी किया और उसे ज़ुबाह करने के लिए जंगल में ले गए थे, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? वो लड़का अब 16-16.5 साल का नौजवान था। हमारे बुज़ुर्ग ने उसे बुलाकर थानेदार के सामने खड़ा कर दिया। जनाब खान साहब, हमारे इस बुज़ुर्ग ने कहा, अगर आपके पास इतना वक्त हो तो ये लड़का अपनी कहानी बयान करेगा और हमारे गांव के 10-12 जवान इस कहानी की तस्दीक करेंगे और फिर हम इस गांव में भी आपको ले जाएंगे जहां इस बच्चे को इस जगह से उठाकर एक शख्स ले गया और 12-13 साल पाल पोसा था, लेकिन मियाँ बीवी दोनों ही फौत हो गए। ये ऐसा इंकिशाफ था कि थानेदार ने कहा कि इसे अभी सारा बकुआ सुनाया जाए और इसके जो भी गवाह हैं वो भी अपनी अपनी बात सुनाएं। थानेदार ने यह भी कहा कि वो इस केस को उठाना नहीं चाहता, लेकिन बात ऐसी है जो बहुत ही दिलचस्प है। इस दौरान नंबरदार और उसकी सारी पार्टी के लिए खाना ले आया था। थानेदार को खाने के दौरान सारी बात सुनाई गई और उसकी तस्दीक मैंने और मेरे 3-4 दोस्तों ने की। देखा लोगों, थानेदार ने कहा, अल्लाह इस मासूम और बेगुनाह के सर पर अपना दस्ते रहमत रखता है जिस पर जुल्म किया जाता है। इबरत हासिल करो लोगों, सबक हासिल करो।
میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم نے اس لڑکے کو کس طرح اس کے ماں باپ کے حوالے کیا اور انہیں یقین دلایا۔ ہم اگلے ہی روز اس لڑکے کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں چل پڑے۔ ہمارے ساتھ ایک تو میرے والد تھے اور گاؤں کے 2 بزرگ اور بھی تھے۔ اس لڑکے کے ماں باپ کے ہاں جا پہنچے، وہ حیران ہوئے کہ یہ اتنے معزز اور اجنبی لوگ کیوں آئے ہیں۔ ان کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا۔ میرے والد نے یہ بات شروع کی اور لڑکے کے ماں باپ کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ یہ ہے تمہارا بیٹا۔ میں نے اور میرے سب دوستوں نے باری باری اس کی تصدیق میں پوری تفصیل سنائی اور لڑکے کی ماں حیرت زدگی کے عالم میں اٹھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ لڑکا ان کا تھا۔ لڑکے کے 2 بڑے بھائی تھے، وہ بڑی ہی بے تابی سے اسے ملے اور انہوں نے جو خوشیاں منائیں وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں انہوں نے پرتکلف کھانا کھلایا۔ دیہات میں پرتکلف کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرغی پکائی گئی اور اس کے ساتھ حلوہ پکایا گیا۔ 1.5 سال بعد ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنی بیوی کا قاتل مقدمے کے دوران ہی جیل میں مر گیا۔